हाय, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राकेश गवालरे और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो सीजीपीएससी का रिवीजन है। तो अभी हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं यानी प्रीलिम्स 2020 के उन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। आइए क्वेश्चंस पे आते हैं हम। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, जलोढ़ मिट्टी यानी क्या एल्यूअल सॉइल के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से सही कथन को चुनिए। तो देखिए, आपको सॉइल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कौन सी, इंडिया में कौन से टाइप की सॉइल है, इसके अलावा उनका परसेंटेज कितना है, उसमें भी सबसे ज्यादा वाला आपको पता होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ का तो टोटल पता होना चाहिए कि कितने टाइप की सॉइल है और कौन सी सॉइल कितने परसेंटेज है। ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं जो कभी भी एग्जाम में बन सकते हैं। अब देखिए, एकदम इजी मालूम होता है ये, बट मेरा फिर से मानना है कि आपको जो अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो उसके ऊपर ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। आपको इजी क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि डिफिकल्ट अगर आपका गलत हुआ, जो मैं पहले भी मेरी फिलॉसफी रही है, जो मैं पहले भी बताता रहा हूं कि अगर आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन गलत हो जाता है तो नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि वो बहुत लोगों का गलत होगा, वो डिफिकल्ट है, सभी के लिए डिफिकल्ट है। बट अगर आपका इजी क्वेश्चन गलत हो जाता है, ये ऐसा सॉइल वगैरह का, तो डेफिनेटली बाकी लोग उसको सही कर देंगे क्योंकि वो इजी क्वेश्चन था और आप पीछे रह जाएंगे। सो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो सॉइल के ऊपर तो जनरली प्रश्न आता ही है, या तो भारत की मिट्टी पूछेंगे वो, या फिर छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। तो आइए इसके ऑप्शंस को देखते हैं। यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग के करीब 14% हिस्से में पाई जाती है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंटेंट अगर पूरे भारत में किसी टाइप की मिट्टी का है तो वो एल्यूअल सॉइल का ही है। एल्यूअल सॉइल यानी क्या? जलोढ़ मिट्टी। वो क्या करती है, जो नदियां बहाकर लेके आती हैं और अपने जो मैदान होते हैं उसमें बिछा देती है, उसे कहा जाता है एल्यूअल सॉइल। जैसे गंगा नदी, उसके आसपास आपको देखने को मिलेगी एल्यूअल सॉइल। जैसे यूपी में आपको देखने को मिलेगी, बिहार में देखने को मिलेगी, वो जलोढ़ मिट्टी ही होती है। यह लगभग 43% जो इंडिया की सॉइल है वो एल्यूअल सॉइल है, ध्यान रखना। और ये बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, इसमें गेहूं की खेती बहुत अच्छे तरीके से होती है। तो ये पहला ऑप्शन गलत होता है। फिर इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ये भी गलत है। इसमें फास्फोरिक एसिड बिल्कुल भी, थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, ये एकदम करेक्ट है। यह मिट्टी रेह, थूर, चौपन जैसे नामों से भी जानी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका मैं एक एनिमेटेड मैप भी आपको दिखाता हूं। यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती, तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, इसमें गेहूं बहुत ज्यादा होते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यह मिट्टी रेह, थूर और चौपन जैसे नामों से भी जानी जाती है। अब इसका ये एक एनिमेटेड मैंने मैप बनाया है। ये मैप को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है हमारा भारत, और इसमें यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो मैंने बनाया है, ये है क्या? एल्यूवल सॉइल ही है, जो मैंने यहाँ पर दिखाया है ब्लू कलर में। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ये फॉरेस्ट की यानी जंगली मिट्टी है, जो जंगल में देखने को मिलती है, थोड़ी सी यहाँ पर है और थोड़ी सी यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद में ये ब्लैक कलर में तो ब्लैक सॉइल है, ये काली मिट्टी है, थोड़ी सी यहाँ पर भी है और यहाँ पर देखने को मिलती है। खासकर महाराष्ट्र वाला और मध्य प्रदेश वाला जो पार्ट है उसमें आपको ब्लैक सॉइल ही देखने को मिलती है। फिर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये रेड येलो सॉइल है। जैसे ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी है, उसमें क्या होता है, ब्लैक सॉइल में जब ज्यादा पानी आ जाता है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो रेड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये रेड येलो सॉइल है। और ये वाली जो येलो में मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये है येलो। तो इस मिट्टी को हम बोलते हैं लेटराइट सॉइल। और ये लेटराइट सॉइल आपको कहां पर देखने को मिलती है? पहाड़ी एरिया में जनरली देखने को मिलती है, जहां से पानी क्या होता है, आता है और बह के निकल जाता है। बारिश बहुत होती है बट वो बह के निकल जाता है पानी, तो वहां पर जो मिट्टी बचती है उसे कहा जाता है क्या? लेटराइट सॉइल। और ये जो लेटराइट सॉइल होती है ये किसके लिए यूजफुल होती है? इसमें चाय के बागान लगाए जाते हैं, ध्यान रखना। तो नॉर्थ ईस्ट में आपको ज्यादा चाय के बागान देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है? लेटराइट सॉइल है। और ऐसी ही थोड़ी बहुत सॉइल आपको इधर भी देखने को मिलती है। ऐसे तो फिर थोड़ा थोड़ा हम लेंगे तो बहुत जगह पे देखने को मिल जाएगी, बट खासकर यहाँ पर चाय के बागान लगाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर क्या रहता है, ये पानी आया, पहाड़ है,
खूब बारिश भी होती है, नॉर्थ ईस्ट में खूब बारिश होती है और वो पानी बह के निकल जाता है, दैट्स इट। तो ये हुई लेटराइट सॉइल। और उसके बाद में यहां पर आएंगे आप, तो ये है एरिड सॉइल। एरिड मीन्स क्या? जो डेजर्ट की मिट्टी होती है, रेगिस्तान की मिट्टी होती है, उसे कहा जाता है कौन सा? एरिड सॉइल। तो देखिए ये फॉरेस्ट वाली है, फॉरेस्ट सॉइल इसे कहा जाता है। यहाँ पर भी थोड़ी सी फॉरेस्ट सॉइल है और सबसे ज्यादा एल्यूवल सॉइल है। अब सबका परसेंटेज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। फिर आप सोच रहे होंगे कि इसका क्यों पूछा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अमाउंट में, या जिसे कहा जाए कि क्वांटिटी में पूरे भारत में देखी जाती है, इसका कंटेंट सबसे ज्यादा है। तो इसी वजह से इस पे प्रश्न उन्होंने पूछ लिया। कभी वो ब्लैक सॉइल का नहीं परसेंटेज पूछेंगे, रेड और येलो सॉइल का भी नहीं पूछेंगे, एरिड सॉइल का भी नहीं पूछेंगे, एल्यूवल का इसलिए पूछा क्योंकि वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद में ये एरिड सॉइल, ये राजस्थान वाला जो पार्ट है, थोड़ा बहुत गुजरात में भी देखने को मिलता है, यहाँ पर ये एरिड सॉइल है। और अगर आपने देखा हो तो ये कौन सी लाल मिट्टी है, लाल या येलो मिट्टी भी जिसे कहा जाता है, और ये खासकर आपको देखने को मिलती है छोटा नागपुर प्लेटू में। छोटा नागपुर प्लेटू आपने सुना होगा, जहां पर कि हमारे बहुत सारे मिनरल्स हैं, यानी वहां पे आपको स्टील प्लांट देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्टील का वहां पर काफी प्रोडक्शन होता है, आयरन वहां पर निकलता है। इसके अलावा यहीं पर आपको कोयले की खदानें भी देखने को मिलेगी। ये छोटा नागपुर प्लेटू है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा एल्यूवल सॉइल, ये वाला जो पार्ट है, इसमें एल्यूवल सॉइल देखने को मिलती है, ये एल्यूवल सॉइल। फिर उसके बाद में आती है फॉरेस्ट वाली मिट्टी, तो ये फॉरेस्ट वाली मिट्टी दो जगह। ब्लैक सॉइल तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ज्यादातर देखने को मिलती, गुजरात के भी बहुत सारे पार्ट में है ये। और उसके बाद में रेड और येलो सॉइल, तो ये रही रेड और येलो सॉइल। बाद में यहाँ पर आप देखेंगे जो पहाड़ी एरिया होता है वहां पर कौन सी मिट्टी है, तो वो लेटराइट सॉइल है। और लास्ट में ये एरिड सॉइल है। आगे बढ़ते हैं। नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं। लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम, यानी सबसे लंबी से आरंभ करके सबसे छोटी तक क्या होगा? तो देखिए इसमें अब आपको ये सारी नदियों की लेंथ याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये ना समझना कि सारी नदियों की आपको लेंथ याद करनी, जी नहीं। अगर आपको ये पता है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है प्रायद्वीपीय भारत की, तो आपने नाम सुना होगा गोदावरी का। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत यानी कौन सा? ये भारत है। यहाँ पर ये जो नदियां हैं, इधर ये जो नदियां बहती है, इन्हें कहा जाता है प्रायद्वीपीय नदियां, यानी पेनिनसुलर प्लेटू में ये बहती है। तो आपने सुना होगा कि गोदावरी सबसे लंबी नदी है। और देखिए महानदी के बारे में तो हमें अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे छत्तीसगढ़ से निकलती है। महानदी इंपॉर्टेंट है ये, इसके ऊपर कभी भी प्रश्न आता है। तो देखिए अगर इन दो के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन है तो आप इसका आंसर लगा सकते हो। तो महानदी लगभग कितना, 900 किलोमीटर इसकी लेंथ है महानदी की, ये आपने नाम सुना होगा। और इसके अलावा इसकी छत्तीसगढ़ में लेंथ कितनी, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वो लगभग 286 किलोमीटर, इतना ये छत्तीसगढ़ में बहती है। और इसका ओरिजिनेशन कहां से होता है, यानी ये निकलती कहां से है, तो ये निकलती कहां से? सिहावा पर्वत बोल दीजिए या जगह का नाम बोल दीजिए, यहां से निकलती है। और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम भी मैं आपको बता देता हूं, आपको पता भी होगा, धमतरी। धमतरी से ये नदी निकलती है। अब देखिए इतना इजी आपको ये लग रहा होगा, बट ध्यान रखना इजी क्वेश्चन के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो इसका जो ओरिजिनेशन है, यानी जहां से ये उद्गम होता है इसका, उस स्थल का नाम क्या है? सिहावा पर्वत है वो, और धमतरी डिस्ट्रिक्ट में है ये। और 286 किलोमीटर कहां पे? ये हमारे सीजी में यानी छत्तीसगढ़ में बहती है। और लगभग इसकी लंबाई कितनी है? 900 किलोमीटर के अराउंड इसकी लेंथ है। तो ये तो हो गया। अब अगर हम बात करें कृष्णा नदी की, तो ये कृष्णा नदी कहां से निकलती है? तो ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। इनके सबके उद्गम स्थल याद रखना है आपको, ये कभी भी परीक्षा में आएंगे। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से ये नदी निकलती है और इसकी जो लेंथ है वो है लगभग 1400 किलोमीटर, इतनी है इसकी लेंथ। उसके बाद गोदावरी पे आते हैं। तो ये गोदावरी तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो सबसे लंबी अगर ये नदी है तो इसकी लेंथ कितनी होगी? इसकी लेंथ है 1465 किलोमीटर। और ये कहां से निकलती है? महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वर से निकलती है, त्रयंबक पर्वत से। इंपॉर्टेंट है ये, आपको ध्यान रखना ही होगा, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और नर्मदा आपको पता होगा मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, और ये किधर? वेस्ट की तरफ जाती है। मैं इसको मैप में भी आपको दिखा दूंगा, बट अभी आप इनकी लेंथ के ऊपर ध्यान दीजिए। तो इसकी लेंथ कितनी है?
लगभग 900 किलोमीटर, और ये कितनी हो गई 1400 किलोमीटर। उसके बाद में गोदावरी कितनी हो गई 1465 किलोमीटर, और नर्मदा की लेंथ कितनी है तो वो है 13-12, इजी है इसको याद रखना, 13-12 किलोमीटर इतनी। अब अगर हम इसकी बात करें तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। और वैसे भी एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो गोदावरी है। तो गोदावरी की लेंथ कितनी 1465, ये सबसे लंबी होगी। यानी पहले नंबर पे कौन सा आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तो ये पहले में से आपको आंसर मिल जाता है इसका, यहीं से आंसर मिल जाता है। और अगर और हिंट लगाना चाहे तो महानदी की लेंथ आपको थोड़ी बहुत पता है, होना चाहिए, पूरा डिटेल पता होना चाहिए महानदी का, इसके ऊपर प्रश्न बनेगा। इसका उद्गम स्थल, और ये बंगाल की खाड़ी में जाती है, और ये क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे ये हमारा भारत है, मान लीजिए यहां पर अगर मैं बात करूं, ये नीचे का प्रायद्वीपीय भारत है, तो इधर जो नदियां जाती है वो डेल्टा बनाती है, और इधर जो नदियां जाती है वो एस्चुरी बनाती है। अभी डेल्टा और एस्चुरी क्या है ये आपको पता होना चाहिए, काफी डिटेल में जाना पड़ेगा, इस वजह से इसको यही छोड़ते हैं। और इनका उद्गम स्थल महानदी का सिंहावा पर्वत, और डिस्ट्रिक्ट का नाम धमतरी, कृष्णा नदी, महाबलेश्वर, गोदावरी, त्र्यंबकेश्वर, और नर्मदा कहां से निकलती है, अमरकंटक से। और फिर इसका आंसर आप आसानी से लगा सकते हैं क्योंकि थर्ड पहले नंबर पे आ गया, दैट्स इट, इजी। चलिए इसको अगर आप चाहें तो यहाँ मैप में भी हम लोकेट कर सकते हैं। तो ये है गोदावरी, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये गोदावरी है, यहां से ये महाराष्ट्र के कहां से निकली है, त्र्यंबकेश्वर से। और ये नर्मदा है, तो नर्मदा किधर जाती है, पश्चिम की तरफ जाती है, ये वेस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है, ध्यान रखना, वेस्ट की तरफ। और ये क्या है, तापी, ये इसे ताप्ती भी कहा जाता है, ये भी मध्य प्रदेश में बहती है। ये 3 नदियां हैं, ध्यान से सुनना, ये परीक्षा में आया हुआ फैक्ट है, जो पश्चिम की तरफ बहती है। ये पश्चिम है इधर, और इधर ये पूर्व है, ये पूर्व, ये पश्चिम। पश्चिम की तरफ बहने वाली 3 इंपॉर्टेंट नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत में, बाकी सब नदियां इधर जाती है। एक तो माही नदी, सॉरी मैं महानदी बोल गया, क्या इसका नाम है माही, ये माही नदी है। और इसके बारे में खास ये है, महानदी तो इधर है, माही नदी के बारे में खास ये है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। अब ये एक बार प्रश्न इसके ऊपर केबीसी में पूछा जा चुका है कि वो कौन सी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा के बारे में पता होना चाहिए आपको, ये कौन कौन से स्टेट से होके गुजरती है। तो मैं इसकी एक ट्रिक बता देता हूं, आपको हंसना नहीं है, इसको ट्रिक को याद रखना है, तो आपको ध्यान रहेगा। इसकी ट्रिक है, छत पर जा गब्बर मामी। अभी आप हंसेंगे, हंसना नहीं है, सिर्फ इसकी ट्रिक का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। 6 से हो गया छत्तीसगढ़, तो हमारे छत्तीसगढ़ से कौन सी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। त से हो गया त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ज से झारखंड, ग से गुजरात, और मा से मध्य प्रदेश, और मी से मिजोरम। आई होप आपको ध्यान रहेगा, ये ट्रिक अगर आपने याद कर ली ना, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप कितनी भी बार साधारण तरीके से याद रखेंगे आपको याद नहीं रहेगी। छत पर जा गब्बर मामी, मैं यहां पर लिख देता हूं अच्छी तरह से, छत पर जा गब्बर मामी। अब इसमें यह भी ध्यान रखना आपको कि ये इसका कोई मतलब नहीं है बर का। छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश और मिजोरम। अब हम नदियों को लोकेट कर लेते हैं। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बात कर ली, ये नर्मदा नदी है, इधर ये निकली अमरकंटक से, ऐसे गई और इधर ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और ये है ताप्ती, तो ये रही ताप्ती, ये ऐसे गई। और देखिए ताप्ती और नर्मदा दोनों मिल सकती थी, बट इन दोनों के बीच में है क्या, सतपुड़ा का जो पर्वत है वो है, वो भी आपको ध्यान रखना है अगर आया याद रख पाए तो। फिर अगर हम बात करें, ये है महानदी, तो महानदी ये जा रही है इधर और इधर निकल गई, और ये छोटे छोटे भागों में बटी हुई दिख रही होगी आपको, क्योंकि ये डेल्टा बना रही है, इसी को डेल्टा कहते हैं। और ये क्या बनाती है, एस्चुरी। फिर ये है गोदावरी, तो ये गोदावरी निकली, ये इधर चली गई, ये गोदावरी है। ये है कृष्णा, महाबलेश्वर से निकली और ये ऐसे चली गई। और उसके बाद में फिर अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर ये कावेरी भी, कावेरी के ऊपर भी प्रश्न परीक्षा में आता रहता है, कोई अगला प्रश्न हमें मिलेगा तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको कुछ समझा होगा छत पर जा गब्बर मामी से, या फिर ये जो नदियों का मैंने उद्गम स्थल बताया, ये सारा का सारा आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना प्रतिशत पाया जाता है? अब यहां पे भी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं और वो जानबूझ के पीएससी वाले ऐसे प्रश्न डालते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि उनका तो काम है। देखिए, इसमें जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता ही नहीं, सिर्फ उसके कलर की वजह से इसे सिल्वर कहा जाता है। नहीं तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कॉपर और होता है निकेल और एक होता है क्या, जिंक, Zn। कॉपर, निकेल और जिंक। तो कॉपर कितना होता है, वो होता है 60% और बाकी का ये 20% निकेल और 20% जिंक, ये होता है, ध्यान रखना है। तो इसमें सिल्वर के कितने परसेंट है, तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट है ये भी, कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होगा। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है और कॉपर का कंटेंट कितना है, 60%, 20% किसका कंटेंट है, निकेल और जिंक का। तो ये 20-20, 40 और ये 60, 100% हो गया। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? पहला कथन है, जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती है। ये बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, ऐसा होता है, जो सॉलिड होता है ना, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा होते हैं सॉलिड में। उसके बाद में अगर आप जाएंगे तो लिक्विड में नंबर ऑफ पार्टिकल्स थोड़े से कम होंगे और गैस में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की डेंसिटी होती है वो कम होती है। सबसे ज्यादा डेंसिटी किसमें होती है, ठोस वाला जो मीडियम है उसमें पार्टिकल्स की। उसके बाद में होती है किसमें, जो गैसियस जो लिक्विड वाला होता है, तरल वाली जो अवस्था होती है उसमें होती है, और गैस में तो बहुत कम होती है। तो जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे, जो ये जो ध्वनि होती है ना, ये इस तरह से ट्रेवल करती है। मान लीजिए ये पार्टिकल है, जब आप कुछ बोलते हैं ना, तो ये पार्टिकल को आपने धक्का दिया, आप बोलते हैं तो आप एनर्जी मारते हैं। ये पार्टिकल आगे इधर गए, यहाँ पे इसने आगे वाले को धक्का दिया, फिर आगे वाले को धक्का दिया, ऐसा धक्का देते देते आपको सुनाई देता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए पार्टिकल ज्यादा है तो जो ध्वनि है, जो साउंड है, उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर पार्टिकल कम है तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो ठोस वाले में सबसे ज्यादा पार्टिकल, इसलिए स्पीड सबसे ज्यादा, और गैस वाले में सबसे कम पार्टिकल, तो उसमें स्पीड सबसे कम। तो ये पहला वाला पॉइंट तो करेक्ट है। दूसरा, किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं वैसे ही ध्वनि की गति बढ़ जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्यूमिनियम के माध्यम में कम रहती है, जबकि एल्यूमिनियम में ऐसा होता है कि जो ध्वनि की गति है ना, वो सबसे ज्यादा है, और सबसे कम किसमें होती है, रबड़ में होती है। रबर में कितनी होती है, लगभग 60 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड। और एल्यूमिनियम में कितनी होती है, वो होती है लगभग 6320 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड होती है। ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा वाला और सबसे कम वाला आपको पता होना चाहिए। सबके आपको बिल्कुल भी याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये तो एल्यूमिनियम की कांच के माध्यम में कम बता रहा है, तो गलत हो जाता है। सबसे ज्यादा अगर किसी मटेरियल में स्पीड होती है ध्वनि की, साउंड की, तो वो एल्यूमिनियम में होती है, और सबसे कम किस में होती है, रबर में होती है। वो कितनी होती है, 60 मीटर पर सेकेंड, और एल्यूमिनियम में कितनी, 6320 मीटर पर सेकेंड। अब मैं आपके सामने एक और प्रश्न रखता हूं। जो एयर है उसमें ध्वनि की स्पीड कितनी होती है, वो आपको पता होना चाहिए। आई होप आप सर्च करेंगे और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। सिर्फ सही कौन सा है, ये वाला। जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल कथन एक सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। पौधों की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन मैक्रोन्यूट्रिएंट है, पोटेशियम, जिंक, बोरॉन या क्लोरीन? तो इसका सही आंसर है पोटेशियम। अब देखिए, एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट और एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट वो होते हैं जो कि कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, और मैक्रो क्या, जो ज्यादा अमाउंट में पौधे को रिक्वायर्ड होते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट तो बहुत होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे रिक्वायर्ड होते हैं, बट जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो सिर्फ 3 होते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो 3 होते हैं, और वो तीनों के अलग अलग फंक्शन है। निसंदेह वो किसके काम में आएंगे, पौधों की वृद्धि करेंगे, बट उन तीनों के अलग अलग फंक्शन है। उन तीनों के बारे में हम बात कर लेते हैं, कभी भी परीक्षा में आ सकता है। तो एक है पोटेशियम जो यहां पर दिया हुआ है, एक है फास्फोरस, और एक और है वो है नाइट्रोजन। ये 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, बाकी के सब क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट।
तो इसमें हम सबसे पहले पोटेशियम की बात कर लेते हैं। तो पोटेशियम क्या करता है? डेफिनेटली पौधों की वृद्धि के काम में आता है, बट ये पानी का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, पौधे में पानी का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? जैसे जड़ है, जड़ ने पानी एब्जॉर्ब किया और वो पूरे पौधे को सप्लाई करती है, तो वो पानी का ट्रांसपोर्टेशन है, उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? पोटेशियम, ताकि कहीं ज्यादा पानी ना चला जाए या कम पानी ना रह जाए। तो ये पोटेशियम का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। उसके बाद में अगर हम बात करें फास्फोरस की, तो ये क्या करता है? ये एनर्जी स्टोर करने का काम करता है। फास्फोरस क्या करता है? एनर्जी स्टोर करने का काम करता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। और नाइट्रोजन लास्ट में ये बचा, तो ये प्रोटीन निर्माण करने का काम करता है। तीनों के तीन फंक्शन है, पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन। ये तीन क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट है। पोटेशियम क्या करेगा? पानी का ट्रांसपोर्टेशन कंट्रोल करेगा। फास्फोरस क्या करेगा? एनर्जी को स्टोर करेगा। नाइट्रोजन क्या करेगा? प्रोटीन का निर्माण करेगा और वृद्धि में ज्यादा सहायक होता है नाइट्रोजन। तो ये तीनों के मैंने फंक्शन बता दी, आई होप आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। पारा एक ऐसा विषैला पदार्थ है जो भूमि, जल, वायु एवं खाद्य श्रृंखला को बुरी तरह से प्रदूषित कर देता है। निम्नलिखित में से कौन पारा प्रदूषण का स्रोत है? कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड्स जो होते, पारा यानी क्या? मरकरी। मरकरी ये तो बहुत प्रदूषण फैलाता है भाई, बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाता है। जो वही मरकरी जो किसमें यूज में आता है, आपने देखा होगा जो थर्मामीटर होता है उसमें मरकरी रहता है, जानते होंगे आप। तो ये कीटनाशक में उपयोग होता है पेस्टिसाइड के रूप में। ये नीचे जो खरपतवार उगती है किसी फसल में, उनको ये मार देता है। डेंटल अमलगम फिलिंग्स यानी दांतों में फिलर की तरह काम करते हैं। आपने देखा होगा दांतों में कैविटी हो जाती है तो टीथ फिलिंग कराते हैं लोग, तो उसमें भी जो उसका पूरा कंटेंट होता है उसमें ये होता है पारा, यानी मरकरी इसमें भी होता है। फ्लोरेसेंट लैंप, डेफिनेटली उसमें भी मरकरी की वेपर भरी जाती है। फ्लोरेसेंट लैंप देखा होगा आपने, उसको फोड़ते हैं तो उसमें से गैस टाइप निकलती है। पहले के ट्यूबलाइट में खासकर ऐसा होता था। कोयला आधारित ताप विद्युत ग्रह, और इसको कंट्रोल करने के लिए भी मरकरी की जो वेपर होती है उसको काम में लिया जाता है। तो ये चारों जगह पर ये पारे का क्या होता है? उपयोग होता है और ये प्रदूषण का कारण बनता है। तो ये चारों आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो पहले तो आपको उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये दोनों पता होना चाहिए। तो आप जानते भी होंगे, ये मिरर है, मान लीजिए ये ग्लास है, इसको आपने बाहर की साइड पॉलिश कर दिया तो अंदर जो मिरर बनेगा इसे कहा जाएगा कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। अवतल यानी कॉनकेव, और यही है। और इसको आपने अंदर पॉलिश कर दिया तो इस साइड मिरर बनेगा उसके अपोजिट में, तो इसे कहा जाएगा उत्तल दर्पण। तो अभी हमें किसकी बात करना है? उत्तल दर्पण की। तो ये बनाया मैंने उत्तल दर्पण, इसको अंदर की साइड पॉलिश कर दिया और इसने कहा है कि किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण P के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? देखिए इसको मैं काफी डिटेल में आपको बता सकता हूं, बट काफी टाइम उसमें जाएगा, एक पूरा लेक्चर इसमें जा सकता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसमें जो बनेगा वो बनेगा आभासी और सीधा। और देखिए आभासी सिर्फ एक ही मिरर में जनरली बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है यानी जो इमेज बनती है वो आभासी जनरली इसी में बनती है, उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में आभासी नहीं बनती, इमेज कैसी बनती? वास्तविक यानी रियल बनती। तो इसमें आभासी बनेगी और सीधी बनती, और बाकी का जो होता है उत्तल दर्पण, इसमें तो बन गई आभासी और सीधी। और दूसरा वाला जो होता है, हालांकि ये बहुत डिटेल में है, आपने ये पूरा इसका डायग्राम अगर स्टडी की हो तो ही आपको ये समझ में आ रहा होगा। जैसे ये है, ये पोल होता है, यहाँ पर इसका एक फोकस होता है, फिर यहाँ पर उसका क्या होता है? सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर एक बार हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं, फिर इन्फिनिटी और किसके बीच में रखते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यानी यहां पर रखा। फिर ये दोनों के बीच में रखते हैं, F और C के बीच में। फिर ये P है और इसे क्या कहा जाता है? F, इसके बीच में रखते हैं। फिर कहाँ कैसा बनता है? ये अगर आपने स्टडी की है तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप मेरा कोर्स परचेस कर लो, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको डिस्क्राइब किया है, तो आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें कैसी इमेज बनेगी? आभासी और सीधा।
अगले प्रश्न पर आते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा इस नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अंतरराज्यीय जल विवाद, महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण, और इसमें शामिल राज्यों की संख्या। तो देखिए, महादायी नदी गोवा में बहती है और इसको लेकर 3 राज्यों के बीच विवाद है। और वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो ऑब्वियसली गोवा होगा, और एक कौन सा है? एक है महाराष्ट्र और एक है कर्नाटक। तो इन 3 राज्यों के बीच में विवाद है इसको लेकर। अगर आप महानदी के बारे में जानते हैं तो डेफिनेटली आपने सही आंसर लगाया होगा, क्योंकि हालांकि उसने कंफ्यूज कर दिया, बट महानदी के बारे में एक ऑप्शन तो कट जाता है। महानदी जल विवाद किस किस के बीच में? हमारे 2 राज्यों के बीच में, एक तो छत्तीसगढ़ और एक उड़ीसा, इन दोनों के बीच में। और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए महानदी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे छत्तीसगढ़ की अगर जीवन रेखा कहा जाए तो बुरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस हमारे छत्तीसगढ़ का जो पानी है उसका लगभग 58% इसी नदी की या इसकी ट्रिब्यूटरी के द्वारा ही कंट्रोल होता है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। तो महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण, इसमें 2 राज्य हैं, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ हमारा। और अगर हम बात करें महादायी की तो मैं 3 बता चुका हूं, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा। फिर हम बात कर लेते हैं नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण। इसमें 4 राज्य हैं ऑब्वियसली। एक क्या होगा? मध्य प्रदेश, एक क्या होगा? गुजरात, और एक क्या होगा? महाराष्ट्र। इन तीनों से तो ये नदी गुजरती। चौथा एक और राज्य भी, वो है राजस्थान। ये चारों स्टेट्स के बीच में विवाद है और ये चारों इसमें पार्टी है। उसके बाद में अगर गोदावरी की बात करें तो इसमें तो 5 राज्य हैं। कौन कौन से होने चाहिए 5 राज्य? डेफिनेटली आप समझ गए होंगे। एक तो है एमपी, क्योंकि एमपी की भी ट्रिब्यूटरी इसमें जाके मिलती है। एक है महाराष्ट्र, तो मैंने महाराष्ट्र एमएच पहले लिख दिया। मध्य प्रदेश, और क्या होगा? इसके बाद एक इसमें शामिल है आंध्र प्रदेश, एक इसमें शामिल है उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और एक इसमें शामिल है क्या? कर्नाटक। ऐसे इसमें टोटल 5 राज्य हैं। 1 2 3 4 5। ये पांचों के नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ये परीक्षा में आ जाते हैं और आ ही गए। अभी इनकी संख्या पूछी गई है, बाद में इनके नाम पूछेंगे। एक ही पूछ लिया, मान लीजिए उन्होंने पूछ लिया कि बताइए गोदावरी नदी विवाद न्यायाधिकरण, इसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है? 5 राज्य उन्होंने, 4 राज्य ऐसे दे दिए जोड़ जोड़ के, और एक कोई सा दूसरा दे दिया, तो आपको पता होगा तो ही आप आंसर लगा पाएंगे। तो इसका ये टोटल सही है। पहले वाले में 3, दूसरे वाले में 5, तीसरे वाले में, सी वाले में 4, और डी वाले में महानदी जल विवाद में 2 है, हमारा छत्तीसगढ़ और दूसरा हमारा उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल यानी 1947 का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार के पोर्टफोलियो से भिन्न था? अब ये अंतरिम सरकार कब बनी थी? जब 1946 में भारत को आजादी देने का प्लान बना था, कैबिनेट मिशन उसके थ्रू बनी थी। तो इसमें हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और बाबू जगजीवन राम, तो ये क्या थे? ये लेबर मिनिस्टर थे, श्रम मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये कृषि मंत्री थे। C.H. भाभा, C.H. भाभा ये जहांगीर होमी भाभा नहीं, ये अलग है, ये कॉमर्स मिनिस्टर बने थे। बाद में इनका पोर्टफोलियो चेंज कर दिया था। सरदार बलदेव सिंह ये बने थे क्या? डिफेंस मिनिस्टर, यानी रक्षा मंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर। और बाद में इनके तो पोर्टफोलियो सेम रहे, बट ये जो C.H. भाभा साहब हैं इनका पोर्टफोलियो चेंज कर दिया गया था, इन्हें दूसरा मंत्रालय दे दिया गया था 1947। और इसका जितना टोटल पूरा पोर्टफोलियो है, वो पूरा पोर्टफोलियो भी आपको याद होना चाहिए, वो पूरा का पूरा ही इंपॉर्टेंट है। 12-15 है। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर मथाई, जॉन मथाई करके एक व्यक्ति थे, वो बने थे। ऐसे ही एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री किनके पास थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास थी। और अगर हम बात करें सरदार पटेल जी क्या थे? तो वो होम मिनिस्टर थे। इसके साथ ही उनके पास इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी थी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो इसमें से सिर्फ इनका पोर्टफोलियो चेंज हुआ था, C.H. भाभा का। इन्हें कॉमर्स मिनिस्टर से हटा दिया गया था और दूसरा मंत्रालय दे दिया गया। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है? अब एक होता है संवैधानिक निकाय और एक होता है सांविधिक निकाय, यानी एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एक होती है स्टैट्यूटरी बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिसका जिक्र हमारे संविधान में है, उसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जैसे इलेक्शन कमीशन, ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो किसी एक्ट के थ्रू आती, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि इसका जिक्र हमारे संविधान में नहीं है। हाँ, अगर आप देखेंगे तो इसके लिए हमने एक एक्ट बनाया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। और ऐसे ही इनके बारे में बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये तो हमारे संविधान में इसका जिक्र है, बट राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का जिक्र है क्या? नहीं, ये तो हमने बाद में एक्ट लेके आए, उसके थ्रू इसकी स्थापना हुई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये तो कोई संवैधानिक नहीं है। इसका तो जब मुंबई में बम धमाके हुए थे उस समय इसका, यानी जब आतंकवादी हमला हुआ था तब इसका निर्माण किया गया था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ऑब्वियसली ये भी संवैधानिक निकाय नहीं है। तो इसमें संवैधानिक निकाय सिर्फ कौन सा है? फर्स्ट वन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये एक संवैधानिक निकाय है।